अकबर अली जी, आपका ईमान नहीं जागा क्या? तो इसमें ईमान जागने नहीं जागने का क्या सवाल है? अगर किसी धड़ाधड़ विकेट गिर रहा है जदयू में, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। अब ज़िला के सचिव और भी किसी प्रकोष्ठ के सचिव का इस्तीफा होता है और वो नेशनल चैनल पे चलता है, तो ये तो एक तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है मामला। विपक्ष आरोप पर आरोप लगा रही है नीतीश कुमार जी सेकुलर नहीं है। 2 तारीख को वक्फ बिल पास हुआ, 4 तारीख को ज़मीन कब्जा करने पहुंच गए हैं। नहीं, ये तो एकदम झूठा जो है प्रोपगंडा ये लोग बैठ करके। अब पाकिस्तान का मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान नागरिकता लेने हिंदुस्तान आएगा, ऐसा तो लगता नहीं है। कोई मुस्लिम जदयू को, बीजेपी को वोट नहीं देगा, इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी को एक भी मुस्लिम वोट नहीं। हमारा तो कहना है कि 2005 में जदयू लड़ी तो भी मुसलमानों ने वोट दिया, 10 में लड़ी तो भी दिया, 15 में लड़ी तो भी दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में अपना समर्थन दिया, जिसके बाद वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन गया। इसके बाद तमाम जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध चालू किया। विपक्षी पार्टियां भी तमाम तरह के सवाल जो है खड़े करने लगी, कहने लगी कि नीतीश कुमार सेकुलर नहीं है। उसके बाद ये भी देखा गया कई जो है इस्तीफ़ा मुसलमान समाज के जो नेता थे धड़ाधड़ जो है देना शुरू कर दिए। लेकिन अभी हम प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं जदयू के, और हमको यहाँ पे प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद अकबर अली जी मिल गए। अकबर अली जी ने इस्तीफ़ा अभी तक नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, और भी वक्फ विधेयक को लेकर के तमाम जो भ्रांतियां हैं उस पर हम तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। अकबर अली जी, आपका ईमान नहीं जागा क्या? नहीं, देखिए, हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल पे जेपीसी में हम लोगों ने भी आपत्तियां दी है, और जिसमें से 4-5 जो आपत्ति हम लोगों की थी उसको संशोधन भी वक्फ बिल में अमेंडमेंट किया गया है। तो इसमें ईमान जागने नहीं जागने का क्या सवाल है? अगर किसी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्शन अगर है, आपत्ति है, तो उसको बताना चाहिए। कई मुस्लिम संगठन से माननीय मुख्यमंत्री जी मिले हैं। जनता दल यू कार्यालय में कई मुस्लिम संगठनों ने आके अपना जो है सुझाव दिया है, और उस सुझाव को हम लोगों ने जेपीसी में रखा है। कुछ सुझाव जो है हम लोगों का जो है एक्सेप्ट हुआ, कुछ नहीं एक्सेप्ट हुआ। तो इसमें तो बताना चाहिए क्या खराबी है। ये वक्फ बिल जो लाया गया लोकसभा राज्यसभा में, तो बताया गया कि इससे जो है गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। इसमें ये बताया गया कि इसमें जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगेगा। तो अब इसमें जो है, अब इसको पूरी तरह पॉलिटिकल इशू बनाना ये बेहतर चीज़ नहीं है। अगर इसमें कुछ खराबी है तो वो बताएं। इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू बना करके समाज में तनाव कराना ये अच्छी बात नहीं है। धड़ाधड़ विकेट गिर रहा है जदयू में, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। नहीं, देखिए, हम तो प्रदेश में प्रवक्ता हैं। प्रदेश स्तर पे हमारी मेन पार्टी में, चाहे हमारे मेन विंग में हो या प्रकोष्ठ में हो, किसी ने तो नहीं दिया इस्तीफ़ा। अब ज़िला के सचिव और भी किसी प्रकोष्ठ के सचिव का इस्तीफ़ा होता है और वो नेशनल चैनल पे चलता है, तो ये तो एक तरह से मीडिया ट्रायल हो रहा है मामला। वरना अगर आपके पास कोई जानकारी है कि प्रदेश स्तर के किसी नेता ने इस्तीफ़ा दिया है, किसी पद पे हैं वो, तो बताइए, मुझे तो नहीं है जानकारी। धड़ाधड़ विपक्ष आरोप पर आरोप लगा रही है नीतीश कुमार जी सेकुलर नहीं है। 2 तारीख को वक्फ बिल पास हुआ, 4 तारीख को ज़मीन कब्जा करने पहुंच गए हैं। नहीं, ये तो एकदम झूठा जो है प्रोपगंडा ये लोग बैठ करके सभी प्रवक्ता कार्यालय में बैठ करके राजद के बोल रहे हैं, जबकि वहाँ पे पहले से विवाद चल रहा था। और जब ये सूचना 4 तारीख को प्रशासन को वहाँ के वक्फ के सेक्रेटरी ने दिया है, प्रशासन 10 मिनट में आकर के वहाँ पे कार्रवाई की है और तोड़ के हटाई है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी सत्ता में 2005 में आए, 2005 से लेकर 2025 अब आने को है चुनाव। इस 20 साल के कार्यकाल में लगभग 10,000 9,000 कुछ कब्रिस्तान सरकार ने घेराबंदी कराई, और सभी कब्रिस्तान हमको जो है वो खाली नहीं मिला था घेरने के लिए। बहुत से कब्रिस्तान पे अवैध कब्जा था। अब वो अवैध कब्जा किन लोगों ने कर रखा था, कौन लोग वहाँ पे जानवर बांधते थे या गोबर रखते थे, ये सारा मुसलमान जनता है कि एक खास समुदाय के लोगों का कब्जा था। किनका और एक खास पार्टी के लोगों का कब्जा कब्रिस्तान पे था, जो आज बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान पे कब्जा कर रहे हैं। हमने तो 5,000 कब्रिस्तान कब्जा छुड़ा के घिरवाया है, और उन लोगों से कब्जा छुड़वाया है
जो लोग आज बोल रहे हैं उन्हीं लोगों का कब्जा कब्रिस्तान पे था। हमारे पास तो डाटा है 9,000 कब्रिस्तान घेराबंदी का, उनके पास अगर 15 साल में कोई डाटा हो कब्रिस्तान घेराबंदी का तो लाएं सामने। तो वो भी तो डाटा दिखा रहे थे ऐसे करके। क्या डाटा दिखा रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं कि हमने घेरवाया है। हम तो दे रहे हैं कि 9,000 कुछ कब्रिस्तान कहाँ कहाँ घेरवाए हैं, सारे का लिस्ट दे रहे हैं। और अब हम ये भी कह रहे हैं कि हमने अवैध कब्रिस्तान को खाली करा के घेरवाया है, और उस अवैध कब्रिस्तान पे खास समुदाय का कब्जा रहा है। जो लोग आज बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं, उन लोगों को इस पर एनालिसिस करना चाहिए कि कब्रिस्तान पे किन लोगों का कब्जा हुआ करता था। ये सारा लोग जानता है। ज़मीनें छीन ली जाएगी मुसलमानों की, उनके घरों पे कब्जा कर लिया जाएगा, मस्जिदें कब्जा ली जाएंगी, जो इबादतगाह हैं वो भी कब्जा कर लिया जाएगा, जो कब्रिस्तान है उसको भी छीन लिया जाएगा। वक्फ बिल आने के बाद तमाम तरह का जो है आरोप लगाया जा रहा है। ये तो सारा मुसलमान वक्फ की ज़मीन पर घर बना के रह रहा है कि उसका घर छीना जाएगा। अरे वक्फ का जो पार्टिकुलर ज़मीन है उस पर ना बात करें। सारा मुसलमान वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर थोड़ी रह रहा है इस देश में। मुसलमान की अपनी निजी ज़मीन है। वक्फ का मामला तो कब्रिस्तान और मस्जिद और दरगाह तक है ना, मुसलमान का घर थोड़ी वक्फ में है सबका। हाँ। तो ये ऐसा है नहीं क्या? तो इस देश में न्यायालय का जो व्यवस्था है, कानून का जो व्यवस्था, सब खत्म हो जाएगा? मतलब क्या लोग न्यायालय नहीं जाएंगे अगर कोई अवैध कब्जा होगा तो? अच्छा, बंद, सारा दरवाज़ा बंद हो गया अब। आप मुस्लिम हैं, जो आपके मोहल्ले में, आपके टोले में बातें होती होगी वक्फ बिल को लेकर के, क्या बातें होती है? खुश हैं या नाराज हैं? नहीं, देखिए होता ये है कि जब अफवाह का बाज़ार गर्म हो जाए तो लोगों के दिमाग में भी जो है कुछ ना कुछ शक शुबा पैदा हो जाता है। एक तरफ विपक्षी पार्टी कह रही है कि एकदम कब्रिस्तान छीना जाएगा और आपको लाश गाड़ने नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ने नहीं मिलेगा, तो लोग के जहन में तो बात तो आएगी, तशवीश तो पैदा होगा, कि शंका तो पैदा होगा कि भाई क्या मामला है। उन लोगों को ये कहते नहीं है कि जब धारा 370 आया था तब भी यही बात समझाया जा रहा था आप लोग को, सीए आया तब भी यही बात समझाया जा रहा था कि नागरिकता छीन जाएगी, 3 तलाक आया तब भी यही बात समझाया जा रहा था कि कौम पे हमला है, अब भी यही बात समझाया जा रहा है। देखिए अब हर कानून का अलग अलग एक्सपेक्टेशन होता है। अब 370 का एक मामला अलग है, वो एक ख़ास स्टेट का मामला, राज्य का मामला है। उससे बिहार के मुसलमान को क्या उस साइड इफेक्ट पड़ना है? में तनी हल्ला हुआ, यूपी के मुसलमान नहीं, 370 पे कोई हल्ला नहीं हुआ। हल्ला नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं हुआ। हल्ला हुआ है सीए और एनआरसी पे। वो भी क्यों हुआ? सीए से मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। बात जब ये हुई कि एनआरसी देश में होगा, इस पर हल्ला हंगामा खड़ा हुआ कि भाई एनआरसी किस आधार पे होगा, इसका तो कोई जो है लेखा जोखा नहीं था। कई गो एनआरसी, सीए एनआरसी आ जाने के बाद कितने मुसलमानों की नागरिकता खत्म हुई, आपके पास तो आंकड़ा होगा। देखिए एनआरसी तो नहीं आया है। हाँ, मतलब सीए आने के बाद सीए नागरिकता खत्म करने का कानून थोड़ी था, यही ना भरम की बात है। सीए था नागरिकता लेने का कानून, तो उसमें नागरिकता कैसे लिया जाएगा उसका प्रावधान था। अब पाकिस्तान का मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान नागरिकता लेने हिंदुस्तान आएगा, ऐसा तो लगता नहीं है। हम तो अभी तक नहीं देख रहे हैं कोई पाकिस्तान से मुसलमान आके कहा होगा हिंदुस्तान में हमको नागरिकता दे दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आप एनआरसी करेंगे, यहाँ के मुसलमान का नागरिकता ख़त्म करने का किसी आधार पे बात करेंगे कि आप 30 साल पहले से हैं कि 50 साल पहले से हैं, तो वो बवाल मचाने वाली बात है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बिल लाया था कि हम बिहार में एनआरसी होने नहीं देंगे और ना एनआरसी करेंगे। इस बात से तो साफ क्लियर हो गया ना कि नीतीश कुमार जी सेकुलर नहीं है, मुसलमानों के हित में नहीं सोचते हैं। भाई एकदम विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। ये 20 साल से नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण का कार्यालय ज़िला में बनाया। 15 साल और ये 50 साल जिन लोगों ने राज किया, उन लोगों ने तो ज़िला में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कार्यालय भी नहीं बनाया था। उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का पदस्थापन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कराया गया। उसके बाद आज जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट है वो 249 गुना ज़्यादा बजट है। तो आखिर मुसलमान किस आधार पर एनालिसिस करेगा? अपने काम के आधार पे, या सरकार ने जो योजना उसके कल्याण के लिए लाया उसके आधार पे, या सिर्फ भाषण या किसी के हमदर्दी जतलाने के आधार पे? कोई तो तय करना पड़ेगा पैमाना ना कि हमारा हमदर्द कौन है। 2025 में विधानसभा चुनाव है, एक भी मुस्लिम जदयू को, बीजेपी को वोट नहीं देगा, इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी को एक भी मुस्लिम वोट नहीं देगा। आपको क्या लगता है? ये मतलब कौन कह रहा है? एक भी विपक्ष कह रहा है।
नहीं तो विपक्ष अपना कहे जो कहना है। हमारा तो कहना है कि 2005 में जदयू लड़ी तो भी मुसलमानों ने वोट दिया, 10 में लड़ी तो भी दिया, 15 में लड़ी तो भी दिया। हमको तो लगातार वोट मिल रहा है मुसलमानों का। 25 में नहीं मिलेगा तो ऐसा 25 में क्या हो जाएगा? मतलब जितना काम मुसलमानों के लिए 20 साल में किया है सरकार ने, जितना जो है कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, मदरसे का बिल्डिंग बनवाया, मदरसे के टीचर का तनख्वाह 2000 से 50,000 किया, कम 50,000 उर्दू टीचरों की बहाली की है, 2000 अभी 1 महीना पहले उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली की गई। तो ये सब काम मुसलमान भूल जाएगा, सिर्फ विपक्ष जो कहेगा वही करेगा मुसलमान। अरे तो उसका ज़मीन छीन लीजिएगा, कब्रिस्तान छीन लीजिएगा, इबादतगाह छीन लीजिएगा, सब कुछ छीन लीजिएगा, तो काहे वोट देगा आपको जी? भाई तो मैं तो कह रहा हूँ कि मुसलमान सब जो है वक्फ की ज़मीन पे बसा हुआ है, क्या छीन लिया जाएगा? ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि छीन लिया जाएगा। इस देश में जो कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में न्यायालय की व्यवस्था है, तो ये सारा व्यवस्था क्या ध्वस्त हो जाएगा? अभी तो बहुत से लोग, हमारे ही पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय चले गए हैं जिनको अच्छा नहीं लग रहा वक्फ बिल। तो यहाँ तो व्यवस्था बना हुआ है इस देश में ना, ये बिना संविधान के, बिना कानून के चलने वाला ये देश नहीं है। इस देश में तो संविधान बना है, उस हिसाब से जब आज़ादी के बाद संविधान बना और उस संविधान के अनुसार देश चल रहा है। इस देश में कोई ऐसा कानून लाके किसी के अधिकार को छीन लिया जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। संविधान का जो मूल भावना है उसी से देश चलेगा। चलिए देखिए, संविधान की मूल भावना से देश चलेगा, और अभी तक टिके हुए हैं जदयू में, छोड़ के गए नहीं हैं, और कह रहे हैं कि कोई भी छोड़ के जाने वाला नहीं है। 2025 में भी मुसलमान जो है नीतीश कुमार के विकास को देखते हुए वोट करेंगे। ये सब भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी चुनाव में नहीं चलेगी, और मुसलमान कहीं ना कहीं इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि अपनी भलाई को नहीं समझ पाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं। चलिए, बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।